नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जानेंगे इसकी कहानी कि कैसे यह बैंक बना और क्यों हर भारतीय को अपने इस बैंक पर गर्व होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, एक वक्त में कलकत्ता देश का प्रमुख बंदरगाह था और व्यापार की दृष्टि से सबसे प्रमुख शहर भी यह देश का था। देश में अंग्रेजों का राज था और ईस्ट इंडिया कंपनी देश में शासन चला रही थी, लेकिन हर दिन के युद्धों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की माली हालत बहुत खराब कर दी थी। और फिर मराठों और मैसूर जैसे शक्तिशाली राज्यों से लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लगभग सब कुछ खो बैठी थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक बनाने की सूझी, जिसमें भारत में उद्योगों के विकास में पड़ने वाले पैसे की जरूरत को साथ साथ ब्रिटेन में कच्चे माल मंगवाने वालों की भी जरूरत को पूरा किया जा सके। ऐसे में कुछ ब्रिटिश व कुछ भारतीयों की मदद से 2 जून सन 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। यह ब्रिटिश सरकार का बंगाल सरकार के साथ पहला संयुक्त बैंक था। 3 साल बाद ही इस बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत इसी बैंक ऑफ बंगाल के साथ मानी जाती है। इसी प्रकार बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और धन उपलब्ध करवाने के लिए सन 1840 में 15 अप्रैल के दिन बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। और फिर दक्षिण भाग के विकास के लिए 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ये तीनों ही बैंक ब्रिटिश रॉयल चार्टर्ड द्वारा संचालित होते थे और सभी अपने अपने क्षेत्रों में पैसे छापने और उनके सर्कुलेशन का काम करते थे। फिर आया सन 1861, जब अंग्रेजों ने भारत में पेपर करेंसी एक्ट लागू कर दिया और सन 1862 से तीनों बैंकों से नोट छापने का अधिकार छीन लिया गया और भारत सरकार को यह अधिकार दे दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल उस वक्त की दृष्टि से काफ़ी बड़ा बैंक था और इसका अधिकार क्षेत्र आज के पाकिस्तान, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बर्मा, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में आता था। वहीं दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ साथ सिंध और इंदौर आदि क्षेत्रों में भी अधिकार रखता था। बैंक ऑफ मद्रास जहां मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी में कार्य करता था। इन तीनों बैंकों के निवेशकों में ब्रिटिश व धनाढ्य भारतीय थे। ये तीनों बैंक उस वक्त 1 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकते थे, जो कि उस वक्त के लिहाज से एक बहुत बड़ी रकम थी। 1776 तक इन बैंकों ने अपना व्यापार और बढ़ाया और अपनी कई शाखाएं देश में खोली, जिनमें बैंक ऑफ बंगाल ने 18 और बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास ने 15-15 ब्रांचें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में खोली। सन 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंकों को विलय कर दिया गया। उस वक्त इन तीनों बैंकों की 70 ब्रांचें देश में काम कर रही थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसकी ब्रांच इंडिया के साथ साथ ब्रिटेन में भी थी। मुख्यतः इस बैंक के कर्मचारी भारतीय थे और इसके शेयर होल्डर भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही थे। और साथ ही पुराने शेयर होल्डरों की स्थिति भी इस बैंक में ज्यों की त्यों बनी रही। इस बैंक ने भारत के पहले केंद्रीय बैंक और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। नोट छापना भी इस बैंक का एक प्रमुख काम था। शुरू के 3 सालों में जो भी लाभ इस बैंक ने कमाया, उसमें से कुछ भी हिस्सा ब्रिटिश सरकार को नहीं दिया गया। फिर 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया और इसे देश का केंद्रीय बैंक बना दिया गया। वहीं इंपीरियल बैंक को एक व्यापारिक बैंक की तरह कार्य करने दिया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में इंपीरियल बैंक की 172 ब्रांचें और 200 के करीब सब ब्रांचें काम कर रही थी। इनमें की देश के नागरिकों का लगभग 275 करोड़ रुपए जमा था। आज़ाद होते ही सरकार द्वारा ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बैंकिंग से वंचित लोगों की ओर ध्यान दिया गया और इन्हें मुख्यधारा में लाने और सतत विकास के लिए इन लोगों तक सुलभ ऋण पहुंचाने की जरूरत महसूस की गई। गांवों तक बैंकिंग पहुंचाने और जनता के सतत विकास के लिए सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया
और 1 जुलाई 1955 से आज के समय में दिखने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आ गया। इसने इंपीरियल बैंक को अधिकृत कर लिया, साथ ही कुछ अन्य बड़े बैंकों को स्टेट बैंक का सहयोगी बना दिया गया, जिनमें 8 बैंक सम्मिलित थे और जो एक बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करते थे। सन 2017 में हमारी मोदी सरकार ने सभी सहयोगी बैंकों का स्टेट बैंक में विलय कर दिया और हमें 11 स्टेट बैंक मिल गया। आज के स्टेट बैंक की अगर हम कल्पना करें तो लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियाँ, 60,000 से ज़्यादा ATM, 24,000 से ज़्यादा ब्रांचें, 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और वर्ल्ड के 50 बड़े बैंकों में SBI का नाम आता है। आज इसके ग्राहकों का आंकड़ा अगर हम देखें तो 50 करोड़ के आसपास है, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते हैं। 200 से ज़्यादा ब्रांचें आज SBI की विदेशों में हैं और लगभग 75 देशों में इसकी सीधी पहुंच है। यह बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 500 कंपनी की सूची में भी स्थान बना चुका है। जापान, जर्मनी, अमेरिका इनकी जनसंख्या से ज्यादा SBI में खाते हैं। ये देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक भी है। जिस प्रमुख उद्देश्य से इस बैंक की स्थापना की गई थी, देश के हर नागरिक, चाहे वह शहर में रह रहा हो या गाँव में, के सर्वांगीण विकास में भूमिका निभाते हुए SBI का यह सफर दिनों दिन जारी है और यह अपनी सेवाएं बड़ी तत्परता से निभा रहा है। तो दोस्तों, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप अन्य किसी विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।